देखिए बच्चों, यहाँ हम लोग 10th क्लास का ये 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, उनके क्वेश्चन आंसर जो हैं आप लोगों ने कर लिए होंगे। आपको 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैंने जब जूम पर मीटिंग ली थी उस समय मैंने आप लोगों को करवाए थे, ठीक है। तीसरे चौथे चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको अभी देने हैं। बाकी मैंने 5वें 6ठे चैप्टर से ये कोशिश करी है कि जो वीडियो है उसी के अंदर सब चीज़ें मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दी। यहीं पर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिए, तो वो वीडियो देखकर आगे के क्वेश्चन आंसर आप वीडियो में देख करके कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देख रखे तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम 7वां चैप्टर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और इनकी 2 कविताएं हैं, अभी ना होगा मेरा अंत और एक है मातृवंदना। इनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जो परिचय है इसके बारे में समझेंगे। लेकिन साथ ही बच्चों एक निवेदन है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो जब आप स्किप करते हो वो सब हमें मालूम चल जाता है, क्योंकि YouTube का जो एल्गोरिथम होता है वो सब दिखा देता है कि इस वीडियो को कितने टाइम किस स्टूडेंट ने देखा है। तो आप लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, ताकि आप हमें धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। आपको अच्छे से चीज़ें समझनी हैं तो आप लोग वीडियो पूरा ही देखें, बीच में स्किप ना करें। जब भी वक्त मिले पूरा वीडियो देखें, काम करें। तय कर लें कि आज मुझे ये सब्जेक्ट देखना है, आज मुझे ये सब्जेक्ट देखना है, और आज मुझे इस सब्जेक्ट का सारा काम करना है कंप्लीट। तो उस हिसाब से अपना जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, उसे फिक्स करके और आप अपने काम को कर लीजिए। देखिए, यहाँ से पहले जो 6 चैप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए, क्योंकि जब भी हम गूगल मीट करते हैं तो उस समय मैं आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग वहाँ पर मुझे बता सकते हो। चलिए देखते हैं अब 7वें चैप्टर के बारे में। लेकिन अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ये एक ऐसे कवि हैं जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष भरे हुए थे, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ इनके जीवन में थी। इनके जीवन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। पारिवारिक जो जीवन था वो भी कष्टों में व्यतीत हुआ। एक एक टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहला वही सवाल कि भाई ये जो कवि है ये हिंदी साहित्य के किस काल का कवि है। ये आधुनिक काल का है, भक्ति काल का है, रीति काल का है, आदि काल का है, किस काल का कवि है? तो ये आधुनिक युग का कवि है। आधुनिक युग के अंदर 6 तरह के कालों के अंदर उनका विभाजन किया हुआ है, जिसके अंदर भारतेंदु युग आता है, दूसरे नंबर पर द्विवेदी युग आता है, तीसरे नंबर पर छायावादी युग आता है, चौथे नंबर पर प्रगतिवादी युग आता है, ठीक है, 5वें नंबर पर प्रयोगवादी युग आता है, और जो 6ठा नंबर होता है वो नई कहानी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस तरह से काल विभाजन क्या है, एक इतिहासकार है, साहित्य के इतिहासकार डॉक्टर नगेंद्र, उसने ये किया है। तो कहने का मतलब ये आप लोगों के मतलब की बात नहीं है। एक चीज़ सिर्फ इतनी सी समझनी है कि जो ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ये हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के छायावाद के प्रमुख कवि है। मैंने आपको बताया ना, छायावाद के 4 स्तंभ है, तो 4 स्तंभों में से एक स्तंभ जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो इनका जन्म जो है 1896 ईस्वी में, देखिए इनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ है, और पश्चिम बंगाल के अंदर उस समय एक रियासत थी जिसका नाम है महिसादल। ये महिसादल रियासत है, लेकिन ये वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? मेदिनीपुर जिला। मेदिनीपुर जिला जाना जाता है। तो ये दोनों नाम लिख दिए मैंने कि महिसादल रियासत के अंदर ही मेदिनीपुर जिला है, वहां पर इनका जन्म हुआ। लेकिन देखिए, जन्म वहां पर हुआ, इसके पीछे भी कहानी है कि ये मूल रूप में तो कहाँ के हैं? गढ़ाकोला जो जिला उन्नाव है वहां के रहने वाले हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में जन्म कैसे हुआ? तो इसके लिए एक कहानी क्या है कि इनके जो पिताजी थे वो इस महिसादल रियासत के अंदर काम करते थे, इस रियासत में उनकी नौकरी लगी थी, तो इस वजह से ये लोग वहाँ पर थे। तो यही कारण इनका जन्म जो है पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ। लेकिन ये मूल रूप में कहाँ के निवासी हैं? तो ये गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में ये मूल रूप से निवासी हैं। जैसे हम बहुत सारे ऐसे होते हैं, कहीं गांव से बिलोंग करते हैं
लेकिन हम अपने पेरेंट्स की नौकरी की वजह से कहीं किसी शहर में रहना शुरू कर देते हैं, समझ में है ना। तो इनका जन्म जो है मेदिनीपुर जिले में हुआ, लेकिन ये मूल रूप से गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। तो यहाँ तक अभी हम लोगों ने बात करी, एक बार वापस से दिमाग में लाइएगा कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है वो छायावाद के प्रमुख कवि हैं। पहली बात, आप हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसके बाद में हम बात करें भाई जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ सन 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी के अंदर इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ, मेदिनीपुर जिले में हुआ। ये मेदिनीपुर जिला कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की अंदर ही एक रियासत है, प्राचीन नाम है महिषादल। महिषादल रियासत के अंदर वर्तमान नाम क्या है, मेदिनीपुर जिला है, ठीक है। वहां पर इनका जन्म हुआ, लेकिन ये मूल रूप से कहां के निवासी थे, गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के ये मूल रूप से निवासी हैं और वहीं पर रहे थे। लेकिन इनके पिता की जो नौकरी थी वो महिषादल रियासत में थी, इस वजह वहां चले गए थे ये और वहीं पर इनका जन्म हुआ। लेकिन इनका जो जीवन है आरंभ से ही, बचपन से ही इनका जीवन जो है कठिनाइयों से भरा रहा, क्योंकि जब ये 3 साल के थे, 3 वर्ष के थे, तब इनकी माता का देहांत हो गया। जब ये केवल 3 साल के थे, 3 साल के थे जब इनकी माता का देहांत हो गया और जब ये युवा अवस्था में आए, मतलब युवक रूप में आए, यानी कि 18-19 साल के हुए होंगे, तो इनके पिताजी का भी देहांत हो गया, ठीक है। इनका विवाह हुआ, वैवाहिक थे, लेकिन इनका जो पारिवारिक जीवन है वो भी ज़्यादा सुख सुविधाओं में नहीं व्यतीत हुआ, उसमें भी संघर्षों में इनका जीवन व्यतीत हुआ। गरीबी हालात थी, घर की स्थिति सही नहीं थी, इसलिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी के जो संतान थी, बच्चे थे, उनकी उपेक्षा का शिकार इनको होना पड़ा। वो इसकी उपेक्षा करते थे, क्योंकि भाई जब तक माँ बाप हमें अच्छे लगते हैं, कब तक, जब तक वो हमारी मदद कर रहे हैं, हमें पॉकेट मनी दे रहे हैं। लेकिन जैसे वो हमारे काम के नहीं है तो वो पिता माता भी हमें अच्छे नहीं लगते हैं, ये ज़िंदगी का दस्तूर है। तो कहने का मतलब यही बच्चों, इस जीवन को हम समझ रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से सीखने की कोशिश करो, ध्यान से समझो। ज़्यादा चीज़ें हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट चल रहे हैं कि भाई जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं उनका जन्म कब हुआ, 1896 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ, मेदिनीपुर जिले में हुआ। मूल रूप में कहाँ के निवासी हैं, गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है। और इनका जो आरंभिक जीवन है वो अत्यंत संघर्ष में रहा, कठिनाइयों में व्यतीत रहा। इनकी औपचारिक शिक्षा, यानी कि इनकी जो शिक्षा औपचारिक रूप से हाई स्कूल तक हुई, ठीक है ना। और उसके बाद में इन्होंने स्वाध्याय से, स्वयं अध्ययन करके, स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्ययन करके इन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। और जब ये 3 वर्ष के थे, जब ये 3 साल के थे, तो इनकी माता का क्या हो गया, देहांत हो गया। और जब ये युवा अवस्था में थे तो इनके पिताजी का भी देहांत हो गया, ठीक है। तो निराला जी के जीवन में संघर्ष ही संघर्ष भरे हुए थे, और यही संघर्ष, पीड़ा, दर्द, बेबसी इनकी कविताओं में भी दिखाई देती है, ठीक है। और निराला जी जो है रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस को आप जानते हो कौन है, विवेकानंद जी का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं के गुरु का नाम क्या है, रामकृष्ण परमहंस जो हैं उनके गुरु का नाम है, और आगे नाम आ गया विवेकानंद जी। तो विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के जो विचारधारा थी उससे ये काफ़ी प्रभावित थे, ठीक है। निराला जी का जो पारिवारिक जीवन है, उनके पारिवारिक जीवन है वो भी दुखों तथा संघर्षों से भरा रहा। इनका जो साहित्यिक जीवन है वो भी काफ़ी संघर्ष में रहा, संघर्ष करने पड़े। ये पहले छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, फिर प्रगतिवादी, क्योंकि छायावाद के प्रगतिवाद आता है, और ये मुक्त छंद के प्रयोक्ता कवि के रूप में चर्चित रहे। और इनका निधन सन 1961 ईस्वी में, इनका जो निधन है सन 1961 ईस्वी में हो गया। तो ये इनका एक संक्षिप्त जो है परिचय है, 4 नंबर का कवि परिचय जो है एग्जाम में पूछा जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले लेसन की शुरुआत करने से पहले जो कवियों का परिचय होता है वो याद कराने की कोशिश करता हूं, ताकि आगे चल कर के हम
इस चैप्टर को अच्छे ढंग से समझ सकें। तो एक बार वापस से क्विक रिवीजन करते हैं। अपने मन को, ध्यान को आप एक जगह एकाग्रचित कर लीजिए, अपने कान में ईयरफोन लगा लीजिए और ध्यान से सुनने की कोशिश करें। जो मैं बोल रहा हूं वो आपको याद होता हुआ चलेगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं वो हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? हिंदी साहित्य के छायावाद के प्रमुख कवि हैं। जन्म कब हुआ? 1896 1896 ईस्वी में हुआ। कहां पर हुआ? पश्चिम बंगाल के महिषादल रियासत के मेदिनीपुर जिले में हुआ। मूल रूप में कहां के निवासी थे? गढ़कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के मूल रूप में निवासी थे। इनका आरंभिक जीवन जो है संघर्षों में व्यतीत रहा। जब ये 3 साल के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया और युवा अवस्था में इनके पिताजी का देहांत हो गया। इनकी जो आरंभिक शिक्षा है वो केवल हाई स्कूल तक जो औपचारिक शिक्षा हुई थी और उसके बाद में इन्होंने अपने अध्ययन से, स्वाध्याय से इन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया था। ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के विचारों से क्या थे? ये काफ़ी प्रभावित थे, उनकी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। इनका पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों में रहा। साहित्यिक जीवन में भी काफ़ी संघर्ष करने पड़े। निधन हो गया इनका 1961 ईस्वी में। ठीक है। छायावादी, प्रगतिवादी, मुक्त छंद के प्रयोक्ता कवि के रूप में ये चर्चित रहे। इस तरह से ये परिचय आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। फिर हम लोग बात करेंगे भाई इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो रचनाएं कौन कौन सी है। तो देखिए रचनाएं जो हैं आप लोगों को याद करनी है। क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है। एक जीवन परिचय होता है, एक साहित्यिक परिचय होता है। साहित्यिक परिचय में उसके जीवन से जुड़ी हुई जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं उनका वर्णन करना पड़ता है। ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो भाई निराला जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। एक है अनामिका, एक है परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये इनके रचनाएं हैं। इन्होंने उपन्यास, आलोचना, कहानी, निबंध भी लिखे हैं। तो ये इस तरह से आप लोग इनकी जो जीवन परिचय उसे याद कर सकते हो। अभी हम लोग इसी वीडियो के अंदर इनकी जो पहली कविता है यानी कि ये जो चैप्टर है इसके अंदर इनकी 2 कविताएं हैं। एक कविता है अभी ना होगा मेरा अंत और एक दूसरी कविता है मातृवंदना। तो आज के इस वीडियो के अंदर इनकी जो पहली कविता है अभी ना होगा मेरा अंत, इसका जो आरंभ है वो हम लोग करेंगे। ठीक है। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब आगे देखिए, यहाँ इस पाठ में ये जो आज हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं इसके अंदर 2 कविताएं हैं, अभी ना होगा मेरा अंत और मातृवंदना। दोनों के परिचय के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ कि देखिए जो इनकी पहली कविता है अभी ना होगा मेरा अंत, इसके अंदर उन्होंने इस कविता में हृदय की जो जीवंतता है, हृदय की जो जीवंतता है और युवा अवस्था के उत्साह को व्यंजित किया गया है। अब इसका मतलब क्या है कि हृदय के अंदर, मन के अंदर हमेशा आशा और उल्लास रखना चाहिए। युवा अवस्था जो होती है वह जीवन की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सबसे ज़्यादा उत्साह और उल्लास भरा होता है। इसकी तुलना जो है कवि ने जैसे बसंत ऋतु से की है। जब बसंत ऋतु आती है तो बसंत ऋतु के आगमन पर प्रकृति में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो एक नया रूप धारण कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि नए नए पत्ते निकल आते हैं, प्रकृति के अंदर हरियाली छा जाती है। जैसे युवा अवस्था जो होती है, युवा अवस्था के अंदर भी मनुष्य जो है अत्यधिक आनंदित होता है, उत्साहित होता है। ठीक है। और उसके जीवन में उल्लास भरा रहता है। तो ये जो कविता है इसके अंदर कवि ने क्या
कहा है या इसकी मूल संवेदना क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ मैंने जो लिखा है, इस कविता का एक शॉर्ट परिचय लिखा है। क्या लिखा है? अभी ना होगा मेरा अंत। इस कविता में कवि ने हृदय की जीवंतता और युवा अवस्था के उत्साह को व्यंजित किया है। साथ ही इस कविता में जीवन के मार्ग पर बढ़ते रहने और जिजीविषा रख करके कुछ कर गुजरने का उत्साह स्वाभाविक रूप से व्यक्त हुआ है। देखो, जिजीविषा का मतलब क्या होता है बच्चों? अपनी जीवन शक्ति को बनाए रखना, क्योंकि जो मौत है, जो काल है, वो हर समय जीवन को नष्ट करने के लिए लालायित रहता है और जो जीवन है वो हमेशा उसकी पहुंच से बाहर रहता है। यानी कि जो व्यक्ति जिजीविषा रखते हैं, यानी कि अपनी जीवन शक्ति को बनाए रखते हैं, अपने जीवन को थोड़ा भी ऊर्ध्वगामी रखते हैं, अर्थात अपने जीवन को ऊपर उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं, वही व्यक्ति इस संसार में, इस जीवन में अपने आप को सुरक्षित रख पाता है। इस समय जिस तरह एक अचानक से महामारी आ गई है और किस तरह से पूरा देश लॉकडाउन हो गया है, लेकिन इस लॉकडाउन के अंदर कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी चली गई है, व्यवसाय चले गए हैं, और कई घर ऐसे हैं जिनके भूखा मरने की स्थिति आ रही है। लाखों मजदूर जो हैं पैदल चलकर अपने घर के ओर जाने के लिए विवश हो गए। तो सोचो, इन सारी कठिन परिस्थितियों के अंदर, ऐसी दुख की घड़ी के अंदर वही लोग जीवित रह पाते हैं जिनके हृदय के अंदर जीवंतता होती है, अर्थात एक आशा होती है, एक उत्साह होता है, एक जीवन के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण होता है कि जीवन का यह जो दुख है वो एक ना एक दिन हट जाएगा और वह अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ता रहता है। उसी को हम बोलते हैं जिजीविषा, अर्थात जीवन शक्ति बनाए रखना। अपने जीवन जीने की जो इच्छा है, जीवन जीने की जो शक्ति है, उसे लगातार बना करके रखना, ये जिजीविषा कहलाती। तो वापिस सुनिएगा कि कवि ने इस कविता में हृदय की जीवंतता और युवा अवस्था के उत्साह को व्यंजित किया गया है। साथ ही इस कविता में जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ते रहने और जिजीविषा रख करके कुछ कर गुजरने का उत्साह जो है स्वाभाविक रूप से व्यक्त हुआ है। तो ये इस कविता के अंदर पढ़ा है। अभी जब ये पद पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को और अच्छे ढंग से समझाऊंगा कि इसके अंदर और क्या चीजें हैं। ठीक है, दूसरी जो कविता है इनकी वो है मातृवंदना। अब ये जो मातृवंदना इनकी जो दूसरी कविता है बच्चों, इस कविता में कवि निराला जी ने राष्ट्र प्रेम व्यक्त करते हुए अपना जो देश प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है, उसे व्यक्त करते हुए माँ भारती के चरणों में अपना जीवन अर्पित करने का, अर्थात त्याग बलिदान करने का भाव व्यक्त किया है। इन दोनों ही कविताओं से निराला जी का जो काव्य साधना है उसका आंशिक रूप से परिचय अवश्य मिल जाता है कि उनका जो व्यक्तित्व है वो किस तरीके का रहा होगा। ठीक है, तो यहां देखिए बच्चों, एक जो क्वेश्चन का पैटर्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपसे पूछी जाती है मूल संवेदना की। जो कवि निराला जी की कविता है अभी ना होगा मेरा अंत, इस कविता की मूल संवेदना क्या है या मूल भाव क्या है, जिसको अपन केंद्रीय भाव बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको सेंट्रल थीम बोलते हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है कि भाई इसका मूल भाव क्या है। तो आपने इसमें बताना है कि जो अभी ना होगा मेरा अंत, इस कविता में कवि ने युवा अवस्था के उत्साह, उल्लास और आनंद को व्यक्त किया है। साथ ही जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए हमें अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए और अपनी जीवन शक्ति जिजीविषा को बनाए रखा रहना चाहिए। समझ में आया ना? यानी कि जीवन का नाम है संघर्ष। जीवन में आपके संघर्ष आएंगे। अब ये संघर्ष ही तो है कि आपको एक समय था जब पेरेंट्स मोबाइल अलाउ नहीं करते थे, टीचर अलाउ नहीं करते थे, लेकिन अब आपको मोबाइल, लैपटॉप, जो भी आपके पास टैबलेट है उसका आपको यूज करने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। इस वजह से आप लोगों के सामने जब परिस्थितियां आती हैं और उसके अनुसार जो व्यक्ति अपने आप को बदल लेता है, जैसे मौसम बदलते हैं, सर्दी आती है तो हम गर्म
कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं और जब गर्मी आती है तो हम गर्म कपड़ों को रख करके दूसरे कपड़ों को पहनना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब है जब मौसम परिवर्तित होता है तो हम अपने कपड़ों को बदल देते हैं। उसी तरह जीवन में जब हमारे सामने परिस्थितियां बदलती हैं तो परिस्थितियों के अनुसार हमें अपने आप को भी बदल लेना चाहिए। हो सकता है अभी आप घरों के अंदर बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे थे, लेकिन ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि आपको जमीन पर मिट्टी में भी सोना पड़े, धरती पर भी सोना पड़े, तो भी हमें उन परिस्थितियों के लिए क्या होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। बाकी ये जो कविता है ये युवावस्था के बारे में बताना चाहती है कि जीवन में जो युवा अवस्था है वो एक ऐसी अवस्था है जिसमें उत्साह, उमंग, उल्लास होता है। जीवन में रंग बिरंगे सपने होते हैं और कुछ कर गुजरने का क्या होता है, जज्बा होता है। ठीक है, तो इन्हीं पंक्तियों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। इनका अनुवाद करने से पहले एक चीज मैं बता देता हूं कि यहाँ जो युवा अवस्था है, युवा अवस्था है, इसे क्या कह करके संबोधित कर रहा है कवि, बसंत। तो देखिए दो चीजों का वर्णन आपके दिमाग में आना चाहिए। एक तो बसंत ऋतु, बसंत का मतलब क्या है कि यहाँ पर बसंत ऋतु, कि जब बसंत ऋतु आती है, बसंत का आगमन होता है तो उस समय प्रकृति के अंदर बदलाव आता है। किसके अंदर बदलाव आता है, प्रकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है, और परिवर्तन होकर के जो प्रकृति है वो एक नया रूप धारण कर लेती है, एक नया रूप क्या कर लेती है, धारण कर लेती है, और हर तरफ हरियाली छाई रहती है। इसी तरह जीवन की अवस्थाओं में से जब युवा अवस्था का आगमन होता है, जीवन में जब यौवन काल आता है, तो उसके अंदर भी जो मनुष्य है वो अत्यधिक उत्साह, उमंग और आनंद से क्या हो जाता है, भर जाता है। उसके जीवन में आशा और उल्लास रहता है और जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, उसमें जुनून होता है। ठीक है, तो ये स्थितियां यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, कि मेरे जीवन में मृदुल, मतलब मृदुल का मतलब कोमल होता है, लेकिन अपन कह सकते हैं मधुर जो बसंत है वो मेरे जीवन में अभी अभी आया है, अभी ना होगा मेरा अंत। कहने का मतलब है कि अभी मेरे जीवन में युवा अवस्था का आगमन हुआ है और अभी इस युवा अवस्था का अंत नहीं होगा। जिस तरह बसंत ऋतु आई है उसी तरह मेरे जीवन में यौवन काल, युवा अवस्था का आगमन हुआ है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कवि निराला जी, कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, अभी अभी ही तो मेरे जीवन में मनोरम मधुर बसंत रूपी युवा अवस्था आई है। अभी तो ये मेरे जीवन का प्रथम चरण है, अभी लंबी आयु, लंबा जीवन बाकी है, इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। तो कवि निराला जी कहते हैं कि अभी अभी मेरे जीवन में अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही तो मेरे जीवन में ये मनोहर मृदुल बसंत रूपी युवा अवस्था आई है और अभी मेरा एक लंबा जीवन पड़ा है, अभी बाकी है, इसलिए मेरा अंत अभी निश्चित नहीं है, अभी नहीं आएगा। तो यहाँ जो कवि है वो इस चीज को बता रहा है। ठीक है, एक चीज मैं और समझा देना चाहता हूँ आपको कि इसकी जो मूल संवेदना है, मूल भाव क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी ना होगा मेरा अंत कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जीवन के प्रति आशा और उल्लास का स्वर व्यक्त किया है। जीवन में युवावस्था आने पर हृदय में मादकता और उल्लास का संचार उसी प्रकार होने लगता है जैसे बसंत ऋतु के आने पर समस्त प्रकृति में एक नवीनता छा जाती है। पेड़ पौधे, पत्ते, पुष्पों से व्याप्त हो जाते हैं और सारा परिवेश अत्यधिक सुंदर हो जाता है। इसलिए कवि कहता है कि जीवन में युवा अवस्था रूपी बसंत के आगमन से हृदय में
उत्साह और उल्लास लगातार बढ़ रहा है, जीने की प्रबल इच्छा बढ़ रही है और इसमें गतिशीलता भी बढ़ रही है। जीवन में ठहराव, रुकावट जरा सी भी नहीं है और इसका अंत जो है अभी नहीं होगा। समझ में आया? तो इस तरह से यहाँ ये कविता आरंभ करती है। अभी केवल ये चैप्टर हम लोगों ने शुरुआत करा है बच्चों, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है। ये जो कविता मैंने आपको शुरुआत करी है, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर भी मैं आपको शुरू से एक बार फिर से रिवीजन कराऊंगा ताकि आपको वो पूरी कविता अच्छे से समझ में आ सके। बाकी दो चीज़ें आप माइंड में रखने का कि बसंत ऋतु का वर्णन और युवा अवस्था का वर्णन, ये दो चीज़ें इस कविता का आधार है। युवा अवस्था आशा, उल्लास और उमंग से भरा हुआ जीवन होता है। अभी अभी मेरे जीवन में यौवन काल आया है और इस युवा अवस्था का अंत अभी नहीं होने वाला। अभी तो मेरे जीवन में जीने की मुझे लालसा है, क्योंकि यौवन काल के अंदर जो आनंद है वो मैंने कहीं नहीं देखे। तो अभी मेरा बहुत बड़ा जीवन है, इसलिए मैं अपने संघर्षों से, अपने दुखों से घबराने वाला नहीं हूं। मैं अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ने वाला हूं। तो कह रहा है कि अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। क्लियर सभी को? यहां तक ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, इसलिए समय पर नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को, इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी आप लोग ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।